सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कुमार अमित सर के द्वारा जो है इसको लिखवाया गया है। यूपीएससी आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे इसको, आप 1.5x पे लगा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मुद्रास्फीति के बारे में सबसे पहले मुद्रास्फीति के बारे में हम लोग देखें। मुद्रास्फीति होती क्या है? वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता प्रभावित हो, यानी आपकी खरीदारी जो है, खरीदारी के ऊपर आपके इम्पैक्ट पड़े, मुद्रास्फीति कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। कभी कभी इसको महंगाई, लोग जो इकोनॉमिक टर्म नहीं जानते तो कहते हैं भैया महंगाई बढ़ गई। उसमें होता क्या है कि डिमांड मान चले किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तब भी इन्फ्लेशन आ जाएगी। जैसे आप कोरोना में देखा आपने कि बहुत ज़्यादा जो है उसकी मास्क की, सैनिटाइज़र की, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है डिमांड बढ़ गई थी, है ना, जिसकी वजह से क्या आ गई थी एक तरह से। लेकिन अब ये पूरे इकोनॉमी पे ऐसा अगर असर होगा तब आपको नज़र आएगा कि इन्फ्लेशन आ गई मार्केट में। जैसे जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, मुद्रा की क्रय क्षमता नीचे आती है। यदि इस प्रक्रिया में एक मुद्रा की क्रय क्षमता घटकर शून्य हो जाए तब उस मुद्रा को परिचालन से बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे आज 25 पैसा था, 25 पैसा पहले चलता था, आप 25 पैसा मार्केट में लेके जाते थे और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि 25 पैसा की जो क्रय क्षमता वो जीरो हो गई। अब आप 25 पैसा लेके मार्केट में जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मुद्रा जो है आप क्या कहेंगे कि वो परिचालन से बाहर हो जाती है। जैसे वर्तमान में भारत में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा एवं 25 पैसा परिचालन में नहीं है। ऐसा होता किस लिए? क्योंकि इन सिक्कों की क्रय क्षमता शून्य हो चुकी होती। आरबीआई के नियमों के अनुसार वर्तमान में 50 पैसा वो न्यूनतम मूल्य की मुद्रा है जो कि विनिमय का एक वैधानिक माध्यम है, परंतु 50 पैसे का प्रयोग मात्र 10 रुपये तक के भुगतान के उद्देश्य से किया जा सकता है। क्लियर? चलो, समय के साथ साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है एक सिक्के का आकार भी छोटा होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिक्के में धातु का प्रयोग होता है एवं महंगाई के साथ धातु के मूल्य में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। यदि एक सिक्के में प्रयोग किए गए धातु का मूल्य उस सिक्के के बाजारी मूल्य से ज़्यादा होगा तब लोग उस सिक्के का प्रयोग सिक्के के रूप में नहीं बल्कि धातु के रूप में करने लगेंगे। क्लियर? जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। आप एक चीज़ लेके आइए, दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपको टमाटर की ज़रूरत है और मुझे प्याज चाहिए, तो मेरे पास में जो है टमाटर होना चाहिए, आपके पास में प्याज चाहिए होता। तो बार्टर सिस्टम बहुत टफ था, इसलिए मुद्रा जो है, करेंसी जो है लेके आई गई, है ना, करेंसी को जो है चालू किया गया। आपने देखा कि कुषाणों के टाइम पे भी, एंशियंट टाइम से ही करेंसी की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, यदि महंगाई के साथ साथ एक सिक्के के आकार को और छोटा करना संभव न रह जाए तब ऐसे सिक्के को भी परिचालन से बाहर कर दिया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है समाज के निम्न वर्ग पर ज़्यादा होता है जबकि उच्च वर्ग पर कम होता है, क्योंकि निम्न वर्ग के पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं। यदि वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती हैं एवं उसी गति से यदि उनके आय में बढ़ोतरी ना हो तब उनका उपभोग प्रभावित होता है। यानी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हालात मुश्किल हो जाता है। इनसे भिन्न समाज के उच्च वर्ग के पास में अधिशेष होता है जिसका प्रयोग वह भूमि, भवन, सोना, चांदी इत्यादि जैसे संपत्तियों में निवेश के उद्देश्य से कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका उपभोग तो महंगा होता है, परंतु साथ ही ऐसी संपत्तियों के मूल्य में भी बढ़ोतरी होती है जिसके माध्यम से वो महंगाई के प्रभाव को कम करने में सफल हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि अगर बैंक जमा राशि पर जमाकर्ता को कम ब्याज दे एवं मुद्रास्फीति की दर जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर से ज़्यादा हो तब ऐसे में जमाकर्ता को क्षति पहुंचेगी। मान लीजिए कि बैंक में हमने कोई जो है राशि जमा कर दी, ठीक है, और जमाकर्ता को कम ब्याज दिया जाए तो इस तरह से जो इंसान जमा करेगा पैसा, ठीक है, उसको जो है क्या होगी, क्षति पहुंचेगी। अतः जमाकर्ता बैंक से धनराशि निकालकर किसी ऐसे संपत्ति में निवेश करेगा जिसके मूल्य में बढ़ोतरी होगी, जैसे जमीन, सोना, इन सब चीज़ों में। यानी आप बैंक में अगर इन्फ्लेशन आता है, आपने पैसा बैंक में ही जमा कर दिया है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे मान लीजिए कि तब भी जो है सोना वगैरह हो गया, है ना, आपका ज़मीन हो गई, है ना, शेयर कुछ हो गए, तो उसमें क्या आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लियर?
अतः जमाकर्ता को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंक जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाएगी। यदि जमा राशि पर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है तब ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंकों को ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी होगी। ऐसे में ऋणी के लिए ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा, जिससे उपभोग एवं निवेश दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे बैंक है कोई, तो बैंक ने सस्ते दरों पर वो लोन प्रोवाइड करा रहा है सबको। ठीक है, अब होगा क्या कि इससे जो है लोन लोग बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे, है ना। लोन बहुत लेने लगेंगे तो अब उससे परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिमांड किसी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैसा हमारे पास में ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो है क्या होगी, वस्तुओं की कमी होने लगी, क्योंकि हम खरीदारी ज़्यादा करेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना होता है आरबीआई को तो वो रेपो रेट भी बढ़ा देती है। अब रेपो रेट क्या होता है, यानी जिस दर पे वो बैंकों को जो है क्या देती है, लोन वगैरह देती है। ठीक है, अब वो रेपो रेट बढ़ा देगी तो बैंक भी क्या करेगी, जो लोगों को लोन दे रही है उन पर भी ब्याज दरें बढ़ा के वो देगी। तो इससे क्या होगा, लोग जो है लोन लेने से बचेंगे, और लोन लेने से बचेंगे तो उनके पास पैसा कम रहेगा, खरीदारी कम करेंगे, मार्केट में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई भी कंट्रोल करती है। अब देखें तो यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती तब यह संभव है कि ऋणदाता को क्षति होगी एवं ऋणी को लाभ होगा। अगर मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ रही है तब ये पॉसिबल है कि जो ऋणदाता है, ऋण देने वाला आदमी है, ठीक है, उसको जो है नुकसान होगा। यानी मान लीजिए कि हमने आपको पैसा दिया था, ठीक है, हमने आपको पैसा दिया था ब्याज पे, और उस समय कोई ऐसी मुद्रास्फीति नहीं, लेकिन मुद्रास्फीति हो गई या मान चलिए मुद्रास्फीति चल रही है और हमने आपको ब्याज पे पैसा दे दिया, तो अब उस समय क्या हो जाएगा, पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो उस समय मान लीजिए कि किसी चीज़ की जो है कह सकते हैं कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई, मुद्रास्फीति के टाइम पे रुपए की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि वो उससे किसी चीज़ को परचेज कर लेगा, लेकिन जब वो पैसा तुमको वापस करेगा ब्याज के तौर पे और उसके मूल के तौर पे वापस करेगा, तब उस पैसे की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई जो है कम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यानी ऋणदाता, महंगाई, क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति जो है अगर बढ़ती है तो ऋणदाता को लाभ होगा या जो इंसान ऋणी होगा उसको लाभ होगा। यानी कह सकते हो कि ब्याज देने वाले को लाभ होगा कि ब्याज पर पैसे लेने वाले को। तो ब्याज पर पैसे लेने वाले, लोन लेने वाले को लाभ होगा मुद्रास्फीति का टाइम। यही कारण है कि बैंक सामान्यतः लंबी अवधि के ऋण परिवर्तनीय ब्याज दरों पर उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती है तो बैंक भी ऋण के ऊपर ब्याज दर उसी गति से बढ़ा देते हैं। क्लियर। अब कुछ इसके प्रकार हैं, टाइप है, आप सभी देख सकते हैं। मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार हैं। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 जो है उसमें उस प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मांग प्रेरित या मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत प्रेरित, लागत जनित, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कुछ इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो हिंदी में लिख के दे देता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर। तो अब ये इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि अगर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी अर्थात मुद्रा का जो प्रवाह है वो ज़्यादा हो गया है, तो उपभोक्ता के हाथ में अधिशेष धनराशि होगी, यानी पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तब इससे उपभोग में भी उसके बढ़ोतरी होगी। सोचेगा भाई अब अभी तक हम जो है 500 रुपये खर्चा कर रहे थे महीने में, अब जो है लिक्विडिटी ज़्यादा है, मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा है, हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो अब लेके आएँ, खूब अच्छी चीज़ें खरीदें, ठीक है। यदि इस बढ़े हुए उपभोग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तब मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी अभी तक हम किस में काम चला रहे थे, गर्मी का टाइम है, कूलर में काम चला रहे थे, पहले पंखे में, फिर हमारे पास पैसा आया तो हमने कूलर ले लिया, अब हमारे पास पैसा आया तो हमने AC लगवा लिया। तो हमारे पास में लिक्विडिटी यानी मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया, तो क्या होगा, डिमांड भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, अधिशेष हमारे पास धनराशि होगी, तो हम उसका इस्तेमाल इधर उधर फालतू की चीज़ों में करना शुरू करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है, नए रोजगार प्राप्त होते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यदि सरकार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि
प्रवाहित करती है, यदि बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाती है, यदि अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवाह ज़्यादा हो, तब इन सभी परिस्थितियों में तरलता बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपको जॉब मिल गई, अभी तक आप जो है ट्यूशन पढ़ा के काम चल रहे थे, आप आईएएस अधिकारी बन गए, तो अभी तक आपको एक रूम में रहना पड़ रहा है, ठीक है। अभी तक आपको कूलर से काम चलाना पड़ रहा है। आप आईएएस अधिकारी बनेंगे तो भाई अब आपकी जो है डिमांड भी चीज़ों की नई नई चीज़ों की खरीदने की, अब आप जो है पेरिस, है ना, फिर उसके बाद में आप अच्छी चीज़ मालदीव्स आप टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो कुछ चीज़ों में कल्याणकारी योजनाएं चला के भी, है ना, मान लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है, मुफ्त इलाज करा रही है, तो वहाँ से भी आपका पैसा बच रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उपभोग बढ़ता है और मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति यदि नियंत्रण में हो तब ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मांग जनित मुद्रास्फीति अगर नियंत्रण में, कंट्रोल में है, ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग उपस्थित है जो कि नए निवेश को बढ़ावा देगी। इससे नए रोजगार उत्पन्न होते हैं एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित होती है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अतः मांग जनित मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है। इससे उत्पादकों को लाभ भी होता है। क्लियर। अब हम आगे चलें। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी की दर में कमी उत्पन्न होती है, अर्थात लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तब इससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कि किसी को रोजगार मिल गया, कल्याणकारी योजनाएं चल रही, तो इससे कौन सी मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का जो है वो संकेत होता है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति। क्लियर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यदि रोजगार सृजन तीव्र गति से हो तब मुद्रास्फीति भी तीव्र गति से बढ़ती है। अतः मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से एक देश की सरकार नैरू का अनुपालन करती है। नैरू क्या होता है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत क्या होगा? बेरोजगारी के दर को उसी गति से कम किया जाएगा जिस पर मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर ना चली जाए। यह भी अनिवार्य है कि रोजगार सृजन उत्पादक क्षेत्रों में किया जाए ताकि आय के साथ साथ आपूर्ति में भी बढ़ोतरी हो। बात समझ में आ रही? यानी जो रोजगार होगा वो ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाएगा। मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर्स में हमने दे दिया। प्राइमरी सेक्टर जैसे मान लीजिए कि फिशरीज़ में हमने कहा चलो बेटा तुमको बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दे रहे, तो फिशरीज़ का करो या गाय पालन करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप देखोगे कि आय भी बढ़ेगी, ठीक। आय के साथ साथ आपूर्ति यानी दूध का प्रोडक्शन होगा, फिशरीज होगा, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगी? वैसी इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे पास में डिमांड को भी पूरा करने का हमारे पास इंतजाम हो जाएगा। दूसरा आपका है लागत जनित मुद्रास्फीति। अब ये क्या है भैया? वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार के व्यय में बढ़ोतरी हो जाए, अर्थात कच्चे माल, परिवहन, ईंधन, श्रम इत्यादि महंगे हो जाएं, तब ऐसे में अंतिम उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी स्वतः देखी जाएगी। इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। मान लीजिए कि जो है जो रॉ मटेरियल्स हैं, है ना, अभी तक जो है कह सकते थे कि जो है जो कपड़े थे, है ना, रॉ मटेरियल्स भारत देश में जो है आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है बाहर से, मान लीजिए लेदर ख़त्म हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से, तो उसमें वृद्धि देखी जाएगी। तो इससे क्या होगा? मान लीजिए कि परिवहन, हमारे पास में तेल ख़त्म हो गया है, परिवहन या फिर तेल कम है, परिवहन में कम्युनिकेशन महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, ईंधन हमारे पास कम है, लेबर महंगे हो गए, तब ऐसे में क्या होगा? अंतिम उत्पादित वस्तु यानी जो लास्ट में हमारे पास में वस्तु बन के तैयार होगी वो बहुत महंगी होगी। भाई लागत भी हमारी महंगी है, माल महंगा हो गया, परिवहन महंगा हो गया, ठीक है, ईंधन महंगा हो गया, तो क्या होगा? जो हमारे पास लास्ट जो गुड्स आएगी वो महंगी ही आएगी, है ना। क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखें तो रूस एवं यूक्रेन के बीच उत्पन्न संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी देखी गई। इसके कारण ईंधन महंगा हुआ जो कि उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्यय में बढ़ोतरी के कारण यदि वस्तु एवं सेवाएं महंगी हो जाएं तब इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर।
नेक्स्ट है आपकी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होती है? बेसिकली संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि एक अर्थव्यवस्था में भंडारण की सुविधाओं में कमी, परिवहन की सुविधाएं दुरुस्त ना हो, तब इसे संरचनात्मक जो है समस्या कहेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं सही है, ठीक है, कमी है हमारे पास में बसेस कम है, हमारे पास रेलवेज कम है, ठीक है, सुविधाएं नहीं, इनके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, जो एक संरचनात्मक मुद्रास्फीति कही जाएगी। भारत में शीती भंडारण यानी आप देखो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा कम है, ठीक है, फलों एवं सब्जियां सड़ जाती हैं, ठीक है, इसलिए हम दूसरे देशों से हम जो है मंगाते हैं। कुल उत्पादन का, अब प्याज हमारे यहाँ बहुत होती, आलू बहुत होती है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन हम स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज कम है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो प्याज, लहसुन, आलू ये सब है, टमाटर ये सब सड़ जाएंगी, तो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो महंगा जाएगा। एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता, सड़ जाता, जो कि बाजार तक नहीं पहुंच पाता, इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। देश में कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां किसी वस्तु को पहुंचा पाना एक चुनौती है, अतः परिवहन की सुविधाओं में इस कमी के कारण उन क्षेत्रों में महंगाई सामान्य से ज़्यादा रहती। जैसे आप नॉर्थ में चले जाएं, हिमालयन रीजन में चले जाएं, कश्मीर वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ पर ऊपर तक पहुँचाने में ही बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है, जिससे अगर आप जो है हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल दाल चावल यानी नॉर्मल थाली है वो आपकी बहुत महंगी आपको दिखेगी। बुनियादी सुविधाओं में ऐसी कमी के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, यानी हमारे पास जो बेसिक जो नीड्स है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उनकी कमी होती है तो इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं, बॉटलनेक या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, व्यवसायी समूहीकरण है ना, कार्टिलेशन एवं जमाखोरी, होर्डिंग के कारण भी उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी प्याज स्टोर कर लेंगे, खूब सारी प्याज स्टोर कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, आप कुछ टाइम बाद जब प्याज का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो स्टोर से अपने निकालेंगे, तो अब निकालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली महंगी हो जाएगी, 80 रुपये किलो प्याज भारत के अंदर बिकने लगती है। तो जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकार आदेश देती है ना, कि जमाखोरी को बंद किया जाए। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, इस टाइम पे लोग अनाज जमाखोरी शुरू कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास में अनाज की कमी हो जाएगी, आशीर्वाद से लेके और जो भी तेल आटा सब महंगा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास में भाई हमारे पास में जो है अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कमी कहाँ पे आई, लोग जमाखोरी करना शुरू कर दे, क्योंकि उनको पता है अभी जमाखोरी कर लेंगे तो युद्ध, मान लीजिए कि 5-6 महीने कंटिन्यू युद्ध हो गया तो बाद में हम अपनी चीज़ों को निकालेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी चीज़ें महंगी बिकेंगी, और एक तरह से महंगाई कौन सी, ये संरचनात्मक महंगाई आपको नजर आएगी, मुद्रास्फीति नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में देखें, यदि किसी वस्तु के सभी उत्पादक अथवा किसी सेवा को प्रदान करने वाले सभी निकाय प्रतिस्पर्धा को दरनिकार कर एक साथ मिलकर उस वस्तु अथवा सेवा का मूल्य बढ़ा दें, तब इसे व्यवसायी समूहीकरण कहा जाता है। व्यवसायी समूहीकरण क्या, यानी आपस में उन लोगों ने सेट कर लिया कि भाई 25 रुपये किलो ही हम लोग प्याज देंगे, या हम इस बल्ब की कीमत पूरे उस मार्केट में 100 रुपये ही रखेंगे, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं रह जाएगा। जैसे अभी क्या है, कंपटीशन मार्केट में है, आप जाते हैं कोई 25 रुपये में दे रहा तो अगला 20 रुपये में भी देने को तैयार है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक सामान है, आप डोर खरीदने गए, या मान लीजिए कि आप छोटी सी पेन खरीदने गए, या मान लीजिए कि कोई एक ग्लास खरीदने गए, फर्नीचर खरीदने गए, तो एक दुकान पे गए तो महंगा है बकाया। अगर पूरे मार्केट में केवल एक दुकान है तो यानी उसकी मोनोपोली, वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारी दुकानें, उसके बावजूद भी सारे व्यापारियों ने कहा मिलकर कि भाई साहब अब इतने का ही बेचेंगे। जैसे आपने रिक्शा वाले को सेट कर लिया, ठीक है, रिक्शा अगर आपके पास में 10 रुपये है और ठीक है, तो 10 रुपये है और 15 रुपये किराया है, तो कोई भी आपको नहीं बिठाएगा, सबका सेट रहता है कि सबको 15 रुपये ही लेना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो ये व्यवसायी समूहीकरण इसको कहते हैं। आपस में मिलजुल के जो है उन्होंने क्या कर लिया, अपना सिस्टम सेट कर लिया। यदि विक्रेता किसी वस्तु को उत्पादकों से ज़्यादा मात्रा में खरीद कर उसे बाजार तक ना पहुंचने दे एवं उसे लंबे समय तक अपने गोदाम में ही रख ले, तब इसे बाजार में उस वस्तु की कमी उत्पन्न होती है।
इसके उपरांत उसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर बेचा जाता है, इससे संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब आई होप समझ गए होंगे। यानी हमने क्या कर लिया, जमाखोरी कर लिया। ठीक है, हमने जमाखोरी कर लिया, खरीद करके, खूब सारी चीज़ें खरीद करके, हमने मास्क, सैनिटाइज़र, है ना, कोरोना के टाइम में, और गैस सिलेंडर हमने खूब खरीद कर लिया। मान लीजिए कि कोई मूवी आई है, मूवी के टिकट अभी तक, जैसे आपने देखा था दलजीत दोसांझ का एक शो चल रहा था, तो उसमें क्या कर रहे थे, जो दलाल लोग थे वो पहले से ही सारे टिकट बुक कर ले रहे थे, और उसके बाद में क्या कर रहे थे, उसको ब्लैक में बेच रहे थे। तो ये क्या है, एक तरह से ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही मार्केट में होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति एवं संरचनात्मक मुद्रास्फीति तीनों ही उपस्थित रहे हैं। अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी रही है, तो तीनों रही है। संरचनात्मक भी आपको देखने को मिलेगी, लागत जनित भी आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में मांग जनित भी आपको, तीनों तरह की आपको जो है अर्थव्यवस्था में यहाँ पर देखने। भारत की आबादी ज़्यादा है, लोगों की आय निरंतर बढ़ रही है एवं भारत में काले धन का प्रभाव भी अत्यधिक है। इन सभी कारणों से मांग जनित मुद्रास्फीति का उपस्थित होना स्वाभाविक है। भारत में संरचनात्मक समस्याएं भी उपस्थित रही हैं, बुनियादी सुविधाएं कम रही हैं, है ना, उनका कमी होना, व्यवसायी समूहीकरण ज़्यादा है, जमाखोरी समस्याएं हैं, तो भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी बिल्कुल रहेगी। भारत कई अलग अलग कच्चे माल का आयात करता है एवं किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण ऐसे कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। साथ ही जीवन स्तर में सुधार के कारण भारत में धीरे धीरे श्रम महंगा होता जा रहा है। ऐसे में लागत जनित मुद्रास्फीति भी उपस्थित है। यही कारण है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर सामान्य से ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देखेंगे। दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देखेंगे। क्लियर? मज़ा आ रहा हो तो भाई शेयर कर दो, मज़ा आ रहा हो तो आप शेयर कर दो। अब एक सेकेंड जस्ट, हाँ, मुद्रास्फीति जिस गति से अथवा दर से बढ़ती है उसके आधार पर इसे पुनः निम्नलिखित प्रमुख जो है प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहली रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है भैया, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक धीमी गति से बढ़े अर्थात 3% के दर तक इसमें बढ़ोतरी हो, तब इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कही जाएगी। ठीक है, चलती हुई मुद्रास्फीति, अब क्या है, ये ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन। यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से ज़्यादा हो एवं 10% तक हो, तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि भारत में चलती हुई है 10%, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, 3% रेंगती हुई, 10% चलती हुई। भागती हुई रनवे इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर 10% से ज़्यादा हो गई हो एवं 20 से 30% के बीच तक हो, तब इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, कूदती हुई मुद्रास्फीति, ग्रैपलिंग इन्फ्लेशन या गैलोपिंग है ना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर 30% से भी ज़्यादा हो जाए, तब इसे कूदती हुई मुद्रास्फीति, यानी पहले रेंगती हुई, फिर उसके बाद में चलती हुई, फिर भागती हुई, फिर कूदती हुई। तो अब ये कूदती हुई ना दे के वो गैलोपिंग दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो 30%। चरम मुद्रास्फीति, भाई इतनी ज़्यादा महंगाई कि लोग एक दूसरे को मार के खाने लगे, ऐसी, जैसे आप देखते हैं कि गजा वगैरह में ऐसी समस्याएं आ गई हैं। यानी अब वहाँ पर महंगाई की बात छोड़ो, वहाँ पर चरम मुद्रास्फीति, बहुत समस्या है, ना तो लोगों के पास रोजगार है, ना पैसा है, ना रिसोर्सेज है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी मुद्रा से पूर्णतः नियंत्रण से बाहर चली जाए, यूक्रेन में आप देख सकते हैं, तब ये चरम मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की क्रय क्षमता एकदम शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी आप देखें पाकिस्तान में भी आप देख ले 600 रुपये, तो वहाँ पर कैसी कूदती हुई इन्फ्लेशन आपको नजर आएगी। लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करने लगते हैं, बार्टर सिस्टम, कि भैया आप हमारे पास में चावल है, हमको आटे की ज़रूरत है, आप हमसे जो है चावल ले लो, ठीक है, हमको आप आटा दे दो। ऐसी बार्टर सिस्टम आने लगेगा। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट या डिफिनीशन भी हैं। तो अब देखें, सबसे पहला मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन पूर्णतः मुद्रास्फीति के विपरीत अवधारणा है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा मुद्रा संकुचन कहलाती है। ये निम्नलिखित कारणों से देखी जा सकती है। यदि उत्पादन अथवा आपूर्ति बढ़ जाए, तब ये मांग को पार कर जाएगी।
ठीक है। यदि आपूर्ति सामान्य हो परंतु मांग नीचे आ जाए तब ये भी मूल्यों में कमी को जन्म देगी। क्लियर? यानी अगर आपूर्ति सामान्य हो, मांग नीचे आ जाए तब भी एक तरह से मूल्यों में कमी को जन्म देगी। यानी एक तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा सरप्लस हमारे पास में चीज़ें आ गई और मांग नहीं है भैया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में पैसे की कमी है या लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। दो चीज़ें, मांग में कमी के कारण मूल्यों का नीचे आना अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मांग में कमी के कारण मूल्यों का नीचे आना, ठीक है। मांग में कमी निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कैसे? अगर एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तीव्र है, मान लो पैसा ही नहीं तो मांग ही नहीं होगी, हमें कुछ जरूरत ही नहीं, पैसा ही नहीं तो हम क्या खरीदेंगे बताओ आप, है ना। अभी तक हम पहले क्या था, हमारे पास में खाने तक की लाले रहते, अब हम आईफोन लेना चाह रहे हैं, अब हम कार से चलना चाह रहे हैं, अब हम ब्रांड्स पहन रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है पहले जो है क्या करते थे कि डिटॉल से नहा लेते थे, अब हमको बाकायदा जो है अच्छे अच्छे वो चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, उसके बाद में हमको सनस्क्रीन भी चाहिए। पहले हम जानते भी नहीं थे सनस्क्रीन क्या होती है, ठीक है। स्क्रब चाहिए। अब क्या है कि हमारे पास पैसा आने लगा, पैसा आता है तो हमारे हाथ पैर फैलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। यदि एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि आबादी तीव्र गति से बढ़े, आबादी मान लो बढ़ती चली गई, जैसे कि जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, ऐसे जगह पर, क्योंकि वृद्धों का उपभोग कम होता है भाई। मान लीजिए कि वृद्ध आबादी यानी बूढ़ी हो जाए, जापान में क्या है, बूढ़ी हो रही है आबादी, पूरी बूढ़ी, वो बैठे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उनके पास में कोई डिमांड ही नहीं है, उनके पास डिमांड ही नहीं है कोई, उनको किसी चीज़ के, बूढ़े आदमी मान लीजिए 70 साल का आदमी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चुपचाप किसी तरह बस 2 टाइम का खाना खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी जगहों पर भी ये समस्या आ जाती है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? यदि एक अर्थव्यवस्था अपने चरम तक पहुंच जाए, जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ लोगों के पास आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपस्थित होती हैं, तो नई खरीदारी कम हो जाएगी। मान लो कि हमारे घर में सब कुछ हो गया, हमारे पास आईफोन भी 2 पड़े हैं, हमारे पास घर भी है, बंगलो भी है, कार भी है हमारे पास में, हमने अपने घर में ही रेस्टोरेंट बना के रखा है, हमने सारी चीज़ें, तो हमारी जो खरीदारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, यदि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो, लिक्विडिटी कम हो, है ना, बैंक ऋण देने से कतराए, तब ऐसे में भी मांग नीचे आ जाएगी, है ना, एवं मूल्य नीचे आ सकते हैं, ये भी है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हो गया इन्फ्लेशन। अब है डिसइन्फ्लेशन, अस्फीति, इसके जस्ट अपोजिट, मुद्रास्फीति के जस्ट अपोजिट। अब यहां पर देखेंगे, ये 15 नवंबर 2024 का है, ठीक है, लेटेस्ट है ये। तो विस्फीति की दशा अपस्फीति से भिन्न है। अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन में वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य निरंतर कम होता है। इससे भिन्न विस्फीति व दशा है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता है परंतु मूल्य में बढ़ोतरी की दर में कमी उत्पन्न होती है। अतः कहा जा सकता है कि जो विस्फीति अथवा अवस्फीति की दशा मुद्रास्फीति की ही एक दशा है, परंतु मुद्रास्फीति की हर एक दशा को विस्फीति नहीं कहा जा सकता। क्लियर? अब नेक्स्ट है रिफ्लेशन। ये संस्फीति क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग नीचे आ जाती है तब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में भी कमी उत्पन्न होगी। मांग नीचे आएगी तो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में भी क्या होगी? कमी उत्पन्न होगी। मांग के नीचे आने से उत्पादन भी प्रभावित होगा जिससे आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। क्लियर? अतः अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से देश की केंद्रीय बैंक एवं सरकार दोनों ही सक्रिय हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करेगी एवं ब्याज दरों में कटौती करेगी। यानी आप कह सकते हो कि पैसा जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो कम ब्याज दरों पर लोगों को लोन प्रोवाइड कराएगा। इसके परिणाम स्वरूप बैंक उपभोक्ता को कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण आसानी से उपलब्ध करा सकेंगे। इससे मांग में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु मूल्यों में भी बढ़ोतरी होगी। मूल्यों में लोग खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले उस लेक्चर में आपको मैंने बताया था। क्लियर? सरकार अर्थव्यवस्था का समर्थन
प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर में कटौती करेगी, जिससे उपभोक्ता के पास अतिरिक्त धनराशि बचेगी। इसका उपयोग उपभोक्ता उपभोग के उद्देश्य से करेगा। सरकार जीएसटी में भी कटौती कर सकती है, जिससे वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग और आकर्षक हो जाएगा। ये भी मांग को बढ़ावा देगी। जैसे कि अभी जीएसटी काफ़ी कह सकते हो कि आम लोगों के लिए 18% किसी किसी चीज़ों पर, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जीएसटी ज़्यादा है, तो लोगों की उस जो है पार्टिकुलर उस सेक्शन में खरीदारी भी कम रहेगी। ठीक है, बजट में पेश किया जाता है कि देखा जाता है, आप देखते हैं कि बजट में इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही बजट पेश किया जाता है कि मान लीजिए कि खरीदार कम हो गए हैं, ब्याज दरें जो है बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसी हिसाब से ब्याज दरों में कटौती भी करती है सरकार, तो बजट के माध्यम से भी कुछ छूट प्रदान करती है। केंद्रीय बैंक एवं सरकार के इन प्रयासों के कारण मांग बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी, परंतु मूल्य भी पुनः बढ़ने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को संस्फीति कहते हैं। ठीक है, ये समय है। चलो अब हम लोग देखेंगे श्रिंकफ्लेशन एंड स्किनफ्लेशन क्या होता है। सामान्यतः ये देखा जाता है यदि एक उत्पादक अथवा विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दे तब उस वस्तु का उपभोग प्रभावित होता है, अतः ऐसे में यदि मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए और उस वस्तु की मात्रा कम कर दी जाए तब उपभोक्ता पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है एवं वस्तु की मांग कायम रहती है। मूल्य में परिवर्तन ना कर वस्तु की मात्रा, वजन इत्यादि को कम कर देना श्रिंकफ्लेशन कहलाता है। यह भी एक स्पष्ट है कि वो वस्तु महंगी हो रही है। क्लियर? चलो अब मुद्रास्फीति कर क्या होता है ये देखते हैं जरा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस शब्द के माध्यम से दर्शाता है कि जिस प्रकार कर का प्रभाव हमारे बचत एवं उपभोग पर पड़ता है, उसी प्रकार मुद्रास्फीति का प्रभाव भी हमारे बचत एवं उपभोग पर पड़ता है। दोनों के ही कारण बचत नीचे आती है एवं उपभोग महंगा हो जाता है। तो मुद्रास्फीति कर के बारे में ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैगफ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैगफ्लेशन, स्टैग तथा फ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ स्टैग शब्द स्टैगमेंट को संबोधित करता है, जबकि फ्लेशन शब्द इन्फ्लेशन को संबोधित करता है। स्टैगमेंट का अर्थ है रुकी हुई अथवा धीमी हुई, जबकि इन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रास्फीति। एक विरोधाभासी एवं असामान्य दशा है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति साथ उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपको मंदी भी दिखेगी, बेरोजगारी भी दिखेगी, मुद्रास्फीति सब कुछ साथ में आपको दिखेगा। सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तब मूल्य और उत्पादन दोनों नीचे आते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और मूल्य के नीचे आने से मुद्रा संकुचन की दशा उत्पन्न होती है। परंतु स्टैगफ्लेशन की दशा में क्या होता है, अर्थव्यवस्था थम जाती है, मंदी जैसी स्थिति है, बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है, परंतु मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही होती है। यह मुद्रास्फीति के पीछे कारण मांग जनित नहीं होते, बल्कि लागत जनित अथवा संरचनात्मक होता है। क्लियर? तो ये हो गया स्टैगफ्लेशन। अब फिलिप्स कर्व काफी बार पूछा गया है। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्बान फिलिप्स थे। उन्होंने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उपस्थित सामान्य संबंध को एक वक्र के माध्यम से दर्शाया था। इस वक्र को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। सामान्यतः बेरोजगारी के बढ़ने से मांग नीचे आती है, अतः मुद्रास्फीति भी नीचे आएगी। यानी बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग भी कम हो जाएगी ना। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास रोजगारी नहीं है, तो डिमांड ऑब्वियसली जो है नीचे आ जाएगी। हमारे पास पैसा ही नहीं तो खरीदारी क्या करेंगे, हम मांगेंगे ही नहीं कुछ, अतः मुद्रास्फीति भी नीचे आएगी, इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। ये देखिए फिलिप्स कर्व, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, ये काफ़ी बार पूछा गया है फिलिप्स कर्व। तो एक फिलिप्स कर्व मान लीजिए कि ये इस तरह से आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो कह रहे हैं क्या, हाई हो रही है। ठीक है, बेरोजगारी दर यानी लोगों को रोजगार कम मिल रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। फिलिप्स कर्व। अब यहाँ पर देखें तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उपस्थित इस सामान्य संबंध का अनुपालन स्टैगफ्लेशन की दशा में नहीं होता है।
ठीक है। अब मुद्रास्फीति की गणना कैसे करी जाती है? विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य 3 प्रमुख सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूचकांक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अब इन्हीं 3 जो है सूचकांकों के माध्यम से किसी भी देश की मुद्रास्फीति की गणना करी जाती है। इन तीनों सूचकांकों में वर्तमान में जो भारत में मात्र 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगर भारत में उत्पादकता मूल्य सूचकांक का प्रयोग नहीं होता है, यद्यपि भारत में उत्पादकता मूल्य सूचकांक का प्रयोग नहीं होता है, इस सूचकांक को तैयार करने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। इसको भी अब प्रारंभ किया जा चुका है। नीति आयोग, ठीक है, नेशनल है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह को बना के किया गया था। ठीक है। नरेंद्र मोदी इसके क्या है, चेयरपर्सन है। क्लियर। प्रयास नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र के नेतृत्व में बनी एक समिति को इस सूचकांक की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्पादक मूल्य सूचकांक के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में परिवर्तन को मापा जा सकता है। अतः यह सूचकांक लागत जनित मुद्रास्फीति को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उर्जित पटेल की समिति आई थी। इनके सुझावों के आधार पर 2016 से भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्य, उर्जित पटेल कौन थे, आरबीआई गवर्नर थे, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ। ये लक्ष्य निर्धारण आरबीआई के साथ परामर्श के आधार पर भारत सरकार करती है। लक्ष्य को लचीला रखा जाता है एवं इस लक्ष्य को ठीक है, लचीला रखा जाता है एवं इस लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को रखना आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए आरबीआई मौद्रिक नीति है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज का प्रयोग करती है। भारत में पहली बार वर्ष 2016 में मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह लक्ष्य निर्धारण 5 वर्षों के लिए होता है। अतः ये वर्ष 2016 से 2021 तक लागू थे। इसके अंतर्गत ये तय किया जाता है कि खुदरा मुद्रास्फीति भारत में 2% से नीचे न जाए एवं 6% से ऊपर न जाए। वर्ष 2021 में पुनः 5 वर्षों के लिए अर्थात 2026 तक इन्हीं लक्ष्यों को रखा गया। यद्यपि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में आरबीआई की भूमिका सीमित होती है। आरबीआई संरचनात्मक मुद्रास्फीति एवं लागत जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है। आरबीआई अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर एवं ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर मांग जनित मुद्रास्फीति को आंशिक रूप से कम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्यान्न के मूल्यों में बढ़ोतरी संरचनात्मक कार्यों से होती है। ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच उचित तालमेल का होना अनिवार्य है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करें कोर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से बास्केट का प्रयोग होता है। इस बास्केट में कुछ वस्तुओं का मूल्य तीव्र गति से परिवर्तित होता है, जैसे कि ईंधन, फल, सब्जियां इत्यादि। जब बास्केट में से ऐसी वस्तुओं को हटा दिया जाता है एवं मुद्रास्फीति मात्र बचे हुए वस्तु एवं सेवाओं के संदर्भ में निकाली जाती है, तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी बास्केट से ऐसी चीज़ों को निकाल दिया गया, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से है ना वस्तुओं की मूल्य में तीव्र गति से जो है वृद्धि या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखें, किसी भी मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में जिन 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है वो थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों सूचकांकों में वर्ष 2014 के पूर्व आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई को प्रमुख सूचकांक मान रखा था, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, एवं इसी के आधार पर मौद्रिक नीतियां जारी होती थी। परंतु उर्जित पटेल समिति के सुझाव के आधार पर 2014 से सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, को मुख्य सूचकांक बना दिया गया। अब मौद्रिक नीतियां सीपीआई के अंतर्गत प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित होती है। तो यहां से प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो है, तो ये यहीं पर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो है
हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।